स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सवाई माधोपुर जिले के बौली के भेड़ोली गांव पहुंचे हैं। उन्होंने संत शिवानंद जी महाराज के निर्वाण दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने संत महाराज शिवानंद जी के समाधि स्थल पर शीश नवाया और विधिवत रूप से पूजा की। मुख्यमंत्री गहलोत संत शिवानंद जी महाराज के 15वें निर्वाण दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नित्यानंद जी महाराज के भी दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। तो देखिए, ये बड़ी खबर है। सवाई माधोपुर जिले के बौली के भेड़ोली गांव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और संत शिवानंद जी महाराज के निर्वाण दिवस कार्यक्रम में शिरकत कर समाधि स्थल पर शीश नवाया, विधिवत रूप से पूजा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नित्यानंद जी महाराज के भी दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। कोटा में आरटीयू में परीक्षा में पास करने की एवज में अस्मत मांगने और परीक्षा को मौज मस्ती का अड्डा बनाने के मामले में डर्टी प्रोफेसर गिरीश परमार, आरोपी छात्रा ईशा यादव, आरोपी छात्र अर्पित अग्रवाल की वीसी के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। तीनों के कोर्ट में हस्ताक्षर के नमूने लिए जा चुके हैं। पिछले दिनों एसआईटी की टीम ने यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचकर 34 आंसर शीट्स जब्त की थी। टीम ने कई और रिकॉर्ड और जानकारियां जुटाई। वहीं डर्टी प्रोफेसर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाने वाली महिला सहायक प्रोफेसर के आज कोर्ट में बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अब एसआईटी की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। वाले मामले में आज जैसे कि तीनों की आज तारीख थी, गिरीश परमार, अर्पित अग्रवाल और ईशा यादव, तीनों की आज न्यायिक अपेक्षा की आज तारीख थी। तीनों को आज न्यायिक अपेक्षा पेश न कर वीसी के जरिए इनको पेश किया गया और उनकी रूटीन में 14 दिन की आज तारीख नियत की गई। उनकी आज जवाहर नगर इलाके में दुष्कर्म के प्रयास मामले में पीड़ित 5 साल की मासूम का जेके लोन अस्पताल में इलाज जारी है। कल देर रात मासूम को सैटेलाइट अस्पताल से जेके लोन अस्पताल रेफर किया गया था। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर के गुप्ता ने बताया कि फिलहाल बच्ची होश में है, हालांकि घटना को लेकर सदमे में भी है। उन्होंने बताया कि बच्ची के जननांग पर खरोच के निशान हैं। इसके अलावा बच्ची के सैंपल्स ले लिए गए हैं। प्राइमरी चेकअप हुआ है जो सर्जन्स ने किया है और साथ में गायनिकोलॉजिस्ट जो महिला चिकित्सालय आए हैं उन्होंने भी किया है। उनके अनुसार जो जननांग है उस पर हल्के से एब्रेजन्स हैं, जिनमें से अभी कोई ब्लड नहीं आ रहा है। इसके घर वालों की कहे अनुसार कल शाम को 6-7 बजे इसके जननांगों से ब्लड आ रहा था। तो उनका ये कहना है कि इन्हीं की कॉलोनी का कोई आदमी इसको दोपहर में ले गया था और शाम को जब छोड़ के गया था तो बच्ची सहमी हुई थी और उस समय इसके जननांगों से थोड़ा सा ब्लड आ रहा था। तो ये फिर उसके बाद में ये सब लोग डर गए और फिर सैटेलाइट हॉस्पिटल ले गए और वहां से फिर ये रात में इन्होंने जेके लोन में भर्ती। संयुक्त संविदा नर्सेज एसोसिएशन के आह्वान पर संविदा नर्सेज ने स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में संविदा नर्सेज मौजूद रहीं। संविदा नर्सेज ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में 10, 20, 30 बोनस अंक देने, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के पदों में वृद्धि करने की मांग रखी। संविदा नर्सेज ने कहा, चिकित्सा विभाग ने हाल ही में नर्सिंग ऑफिसर के लिए 1289 पदों पर भर्ती निकाली, जबकि चिकित्सा विभाग में नर्सिंग ऑफिसर की बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रदर्शनकारियों की आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। संयुक्त संविदा नर्सेज एसोसिएशन के आह्वान पर संविदा नर्सेज ने स्वास्थ्य भवन पर यह प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। देखिए, क्लियर कट मांग है नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में 10, 20, 30 बोनस अंक दे और नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के जो पद हैं उनमें वृद्धि की जाए। पेपर लीक मामले में जेडीए का एक्शन, लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई हुई है। आज मास्टरमाइंड की संपत्तियों पर शिकंजा कसा गया है। देखिए, कल एक कोचिंग सेंटर को धराशायी किया गया था। आज जो आरोपी है, मास्टरमाइंड है, उनके घरों पर जाकर जेडीए की टीम ने नोटिस चस्पा किए हैं। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वो नोटिस है जो इनके घरों पर, इनके ठिकानों पर चिपका दिए गए, चस्पा कर दिए गए। जेडीए ने अवैध निर्माण का नोटिस जारी किया है। भूपेंद्र सारण को 3 दिन का समय दिया गया है। 12 जनवरी शाम 5 बजे तक का उसे समय दिया गया है। साथ ही यह भी बता दें कि 4 अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर जेडीए ने ये नोटिस चस्पा किए हैं। आशापूर्ण, एम्पायर, नेमी सागर और चित्रकूट में बने फ्लैट पर कार्रवाई।
तो मोहलत दी गई है एक तरह से नोटिस चस्पा कर कि ये टाइम फ्रेम है, अपने आप को रिपोर्ट करें, इस संबंध में जवाब पेश करें और नहीं तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। झुंझुनू में प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। मांझा लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। जिले के नवलगढ़ में चाइनीज मांझे ने कहर बरपा दिया जब विश्वनाथ सैनी नाम के युवक के गले में लपट गया। पल भर में विश्वनाथ का गला कट गया। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उसके गले में 18 टांके आए। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाई। हमारे ये ताऊ जी का लड़का है, कंस्ट्रक्शन का काम चला रखा है। कोई पेमेंट लेके आ रहा था अपने मामा जी के घर से, तो यहाँ खातियों की ढाणी के अंदर वार्ड नंबर 16 में क्या है कि कोई चाइनीज मांझे की कोई क्या पता कोई पतंग जा रही थी या कोई कटा हुआ पतंग कोई समेट रहे थे। वो कैसे डोर उनके गले में फंसी पता नहीं, लेकिन उससे क्या है कि वो डोर ज़्यादा अंदर फंस गई और फंसने के बाद में वहाँ से कोई निजी लोग थे वही उनको वहाँ लेके गए और हॉस्पिटल ले जाके उनको एडमिट करवाया। प्रशासनिक उदासीनता के चलते पतंगबाजी के इस दौर में चाइनीज मांझे की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। प्रशासनिक टीमें बाजार में पहुंच रही हैं और महज खानापूर्ति कर रही हैं। आज भी नवलगढ़ के एक ढाणी में एक युवक है, वो चाइनीज मांझे से घायल हुआ है और उस युवक के 18 टांके आए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को छुट्टी दे दी गई है। झुंझुनू में चाइनीज मांझे से घायल होने का यह दूसरा मामला है और लगातार इस तरह के मामले सामने आने के बाद भी प्रशासन द्वारा चाइनीज मांझे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में प्रशासन की टीमों द्वारा बाजार पहुंचने के बाद जो हड़कंप मचता है उससे सुर्खियां तो बटोरी जाती है, मगर कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। संकट चतुर्थी के अवसर पर सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। प्रदेश के कोने कोने से श्रद्धालु चौथ माता के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु कई किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं। 1000 फीट की दुर्गम चढ़ाई भी माता के दर्शनों के लिए चढ़ रहे हैं, लेकिन मां के प्रति अटूट श्रद्धा के सामने ये परेशानियां बौनी साबित हो रही हैं। श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन ने सुविधाओं का खास इंतजाम किया है। साथ ही सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। मेला परिसर में पुलिस के 1200 जवान तैनात हैं। इसके अलावा RAC की 3 बटालियन भी तैनात की गई है। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे लगाकर निःशुल्क प्रसादी का भी वितरण हो रहा है। मेला 14 जनवरी तक चलेगा। चौथ माता का जो वार्षिक मेला है 9 तारीख से ये शुरू हुआ है और SP साहब, कलेक्टर साहब ने पहले भी 2-3 बार मीटिंग्स ले करके और फिजिकली मेले की सारी व्यवस्थाओं की तैयारियां करने के बाद कल से ही हमने तकरीबन 1200 लोगों का जाब्ता लगाया है, जिसमें एडिशनल SP और DYSP रैंक और इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी। बंद होने से पिछले 2 वर्षों से मेला नहीं भरा था और अभी मेला भरने से आज ही करीबन 2.5 से 3 लाख लोगों ने दर्शन किए और हमारे करीबन 700 से 800 पुलिसकर्मी तैनात है, जिसमें 70 महिला कांस्टेबल हैं। माता जी हम उपवास करते हैं, सभी लेडीज आती है, गाँव वाले भी आते हैं और यात्री अच्छे से मनोरंजन करते हैं मेला के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे के वक्त सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। हेलीपैड पर 3 लेयर सुरक्षा तोड़कर एक महिला JEN ने राष्ट्रपति के पैर छुए थे। हालांकि SP के निर्देश पर उस JEN को पकड़कर थाने लाया गया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। इस पूरे मामले को पुलिस ने रिकॉर्ड में नहीं लिया, दबा दिया गया। अब गृह मंत्रालय ने इसे लेकर रिपोर्ट मांगी है। दरअसल महामहिम 4 जनवरी को पाली के निम्बली ब्राह्मण गांव में हो रही जंबूरी का उद्घाटन करने आई। हेलीपैड पर उनकी सुरक्षा 3 लेयर में कर्मी तैनात थे। इस बीच अचानक एक महिला JEN प्रोटोकॉल तोड़ राष्ट्रपति के पैर छूने आ गई। देखिए उस वक्त की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस महिला JEN को थाने भी ले जाया गया, उससे प्रारंभिक पूछताछ भी की गई, लेकिन फिर छोड़ दिया गया और इस पूरे मामले को दबा दिया गया, रिकॉर्ड में नोट नहीं किया गया। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है, जवाब मांगा है इस सुरक्षा में चूक को। टोंक से बड़ी खबर है। देवली में अतिक्रमण हटाने का जबरदस्त विरोध हुआ।
गलियों से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिका के कर्मी, नगर पालिका की टीम पहुंची। मुख्य बाजार के बजाय गलियों से अतिक्रमण हटाने का विरोध हो रहा है। वार्ड नंबर 11 में पालिका कार्मिक अतिक्रमण हटाने पहुंचे और वहां मौजूद लोगों के जबरदस्त विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा, जिसके बाद पालिका ईओ को बुलाया गया। इस दौरान धक्का मुक्की हुई। जानकारी यह भी मिल रही है कि गाली गलौज भी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको टोंक से बता रहे हैं। टोंक में अतिक्रमण हटाने का जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। गलियों से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिका के कार्मिक पहुंची। लोगों का कहना था कि मुख्य बाजार को क्यों नहीं आप छू रहे हैं, गलियों में क्यों अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इसका विरोध किया गया। वार्ड नंबर 11 में जो तस्वीरें सामने आई, देखिए आप, पूरे साजो सामान के साथ टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन वहां पर लोगों ने किस तरह से विरोध किया, मशीन के सामने आकर खड़े हो गए, धक्का मुक्की शुरू हो गई। जानकारी मिल रही है कि गाली गलौज भी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें विरोध की आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दौलत पारीक से। दौलत, क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक जिले का ये देवली कस्बा है और ये दिखाई दे रहा है कि नगर पालिका की बिना तैयारी के, बिना कोई तैयारी के जिस तरह से अतिक्रमण हटाने के लिए दस्ता पहुंचा, उसके बाद में लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। विरोध करने की वजह है कि मुख्य बाजार में जो अतिक्रमण है वो नगर पालिका प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है और बीच गलियों में अतिक्रमण हटाने के लिए बिना सूचना के, बिना तैयारी के साथ, बिना पुलिस जाब्ते के साथ में पहुंच गए थे जो यानी कार्मिक, उनका जबरदस्त विरोध किया गया। अधिकारी जो हैं उनको मौके पर बुलाया गया। जो ईओ है सुरेश कुमार मीणा, उनको भी मौके पर बुलाया गया है। और कुल मिलाकर देखा जाएगा तो पालिका अध्यक्ष जो है नेमीचंद जैन, कहीं न कहीं पूरी जो नगर पालिका प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि कुछ जगहों पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, कुछ जगहों से नहीं हटाया जा रहा। मुख्य बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने की लगातार मांग होती रही, लेकिन कहीं से भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा था। उसको लेकर के लोगों ने विरोध किया है कि अतिक्रमण हटाया जाए तो पूरा पालिका इलाका जो है वहां चिन्हित की जाए जगह और उसके बाद में नियमानुसार अतिक्रमण हटाया जाए। हालांकि विरोध के बाद फिलहाल मौके पर वही गहमा गहमी है और पालिका के जो ईओ है सुरेश कुमार मीणा, वो मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की जा रही है, लेकिन लोगों का फिलहाल मानने को तैयार नहीं कि अतिक्रमण हटाने के लिए वो तैयार नहीं है। जी दौलत, आपसे जानना चाहेंगे, अमूमन कार्रवाई से पहले नोटिस दिए जाते हैं, क्या इस इलाके में नोटिस सर्व किया गया था पालिका की ओर से, या फिर बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना के ही टीम पहुंच गई? कि पालिका ने एक अनाउंस के तौर पर कुछ दिनों पहले अनाउंस किया गया कि अतिक्रमण हटाया जाएगा, लेकिन नोटिस जिस तरह की बात आ रही है, अभी फिलहाल कोई नोटिस नहीं दिया गया है और अतिक्रमण को लेकर के कोई यानी कि चिन्हित भी नहीं किया गया कि इन अतिक्रमण को हटाया जाएगा। जी शुक्रिया। और बूंदी से बड़ी खबर मिल रही है। एक बार फिर राष्ट्र पक्षी मृत मिले हैं। 1-2 की संख्या में नहीं बल्कि 9 की संख्या में राष्ट्र पक्षी मोर, 17 डाकन और 1 तीतर मृत मिला है। वन विभाग की टीम ने इन मृत पक्षियों के शव अपने कब्जे में ले लिए हैं और देई उप पशु चिकित्सालय में इन शवों को भेजा गया है, जहां पर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, ये जानने के लिए कि आखिर इनकी मौत का कारण क्या रहा। रजलावता गांव में गेहूं के खेत में ये घटना सामने आई है। पुलिस नाका प्रभारी ने इस संबंध में जानकारी दी। बूंदी से ये बड़ी खबर, राष्ट्र पक्षी मोर एक बार फिर बड़ी संख्या में मृत मिले। 9 राष्ट्र पक्षी मोरों के शव मिले। उसी जगह पर 17 डाकन और 1 तीतर का भी शव मिला है। वन विभाग की टीम ने इन्हें अपने कब्जे में लिया है और देई उप पशु चिकित्सालय में इनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। कहीं कोई फाउल प्ले तो नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा। दौसा जिला अस्पताल में आज एक महिला मरीज का काफी क्रिटिकल ऑपरेशन हुआ। महिला की बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया, जिसमें करीब 8 किलो की गांठ निकाली गई। ऑपरेशन के बाद महिला सुरक्षित है। दरअसल दौसा जिले के श्योपुर गांव की रहने वाली कलावती देवी पेट दर्द की शिकायत लेकर सोमवार को दौसा जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवराम मीणा को दिखाने आई। जब पीएमओ द्वारा महिला मरीज की सोनोग्राफी कराई गई तो पेट में बड़ी गांठ मिली। आज सुबह पीएमओ सर्जन डॉक्टर शिवराम मीणा ने चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों की टीम गठित कर महिला का ऑपरेशन किया। कलावती नाम की पेशेंट मेरे पास कल आई थी, तो इसके क्या है, पेट में दर्द हो रहा था और एक गांठ थी पेट में, तो उस हिसाब से मैंने सारी जांचें कराई
तो उसमें क्या है कि बच्चादानी के अंदर काफ़ी बड़ी गांठ थी और साइड में भी काफ़ी फैली हुई थी। तो मैंने इसको अर्जेंट सारे इन्वेस्टिगेशन कराए और फिर आज मेरी ओटी थी, तो ओटी में इस गांठ को मैंने निकाला। तो करीबन 7 से 8 किलो के आसपास गांठ है और ऑपरेशन के बाद मरीज बिल्कुल ठीक है। मैंने आईसीयू में जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए। बात करते हैं युवा बेरोजगारों के प्रदर्शन की। आरपीएससी पेपर लीक के फरार आरोपियों को तुरंत पकड़ने, लंबित भर्तियों को शीघ्र पूरा करने जैसी मांगों को लेकर युवा बेरोजगारों ने जयपुर के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर का घेराव किया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में राज्य भर से अलग अलग भर्ती के बड़ी तादाद में बेरोजगार युवा वहां पहुंचे, नारेबाजी की, प्रदर्शन का जायजा लेकर प्रदर्शनकारियों से बात की। सहयोगी लवली वधवा ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर पर आज युवा बेरोजगारों ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद में जो यहाँ के चेयरमैन है उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हमारे साथ में। क्या मांगे आपकी, किन मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन किया गया? देखो, जो कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्तियां, चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक हो, चाहे वो सूचना सहायक हो, चाहे वो लाइब्रेरियन हो, चाहे वो फायरमैन हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे मोटर वाहन उपनिरीक्षक हो, जो तमाम जो भर्तियां हैं जिनका परिणाम जारी होना है, जिनका सूची जारी होनी है, जिनकी विज्ञप्ति जारी होनी है, उनको लेकर आज हमने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा है। तो चेयरमैन महोदय जी ने कहा है कि सूचना सहायक भर्ती का विज्ञप्ति 20 तारीख से पहले जारी हो जाएगी। कंप्यूटर से जो टीचर है उससे हूँ, तो मतलब हमें हमारा रिजल्ट चाहिए सर। रिजल्ट क्या मांग करने आए हो? सर हमारा रिजल्ट जल्दी जारी करें। तो जैसे आप बताइए, आप कहाँ से आए? सर मैं टोंक से आया हूँ और मैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से हूँ। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नवंबर में हो चुका था, लेकिन तब से हम इंतजार कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट या फिर प्रोविजनल सूची। किसी अभी तक बोर्ड ने कोई प्रक्रिया नहीं दी है। अच्छा, आप कहाँ से आए, क्या मांग लेकर के आए हैं? हम जयपुर से आए हैं और एमबीएसआई भर्ती को पूरा करने की मांग लेके आए हैं। 8 महीने हो चुके हैं हमारा डीवी हुए, लेकिन अभी तक भी परिणाम जारी नहीं किया गया है। बताइए, कौन सी भर्ती से आप आए हैं? सर मैं फायरमैन भर्ती को लेकर आया हूँ। विगत कई दिनों से देखा गया है कि इन्होंने बड़ी मुश्किल से तो रिजल्ट जारी किया था, प्रैक्टिकल फिजिकल को भी जिले वाइज करवा दिया गया है, लेकिन इस भर्ती में जो फायर के जो डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट जो फर्जी बन के आए हैं, आप फॉर्म भर दिए, उनके बाद भी जिनकी जो रेगुलर लोगों ने डिप्लोमा फायर का किया नहीं है, 8-8 हजार रुपए में कलर प्रिंट के जो डिप्लोमा हैं वो ऑनलाइन शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इस भर्ती को लेकर की मांग क्या की आपने? मांग ये की है कि सर फर्जी डिप्लोमाओं की जांच हो। तमाम युवा बेरोजगार जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर के अपनी आवाज बुलंद करने यहाँ पर आए हैं और इनका यही कहना है कि इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। टोंक शहर में यज्ञ बालाजी मंदिर में पोषबड़ा आयोजन को लेकर हुआ विवाद। आखिरकार मंदिर की जमीन का सीमा ज्ञान करवाने के आश्वासन पर खत्म हुआ। पोषबड़ा का आयोजन भी इस बार रद्द हुआ। विप्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तिवारी और विप्र बोर्ड के सदस्य रवि जोशी टोंक पहुंचे। मौका स्थिति देखने के बाद पुजारी अनिल शर्मा को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया और एसपी से मुलाकात कर विवाद से अवगत कराया। हमारे हक की चीज हम लटके जोर पर अगर कोई देगा तो लटके लेके चलते, पर ये कोई उपाय नहीं हुआ कि हम तेल छिड़क के आग लगा रहे हैं, अनशन पे बैठ रहे हैं। बिल्कुल 100% समस्या का हल तो निकलेगा ही निकलेगा। प्रशासन पहले अपना काम करे, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हम लोग ऐसे नहीं है कि हम कानून को तोड़ें। प्रशासन अपना काम करे, सीमा ज्ञान कराए, उसके बाद प्रशासन अगर जमीन दिलाएगा तो ठीक है, नहीं तो समाज को अपनी जमीन लेना आता है। हमने पहले कई जगह ली है। प्रशासन ने मुझे आश्वासन दिया है कि इसका दस्तावेजों के आधार पर सीमा ज्ञान करवा करके मंदिर की भूमि मंदिर को दिलवाई जाएगी और उनकी अगर कोई भूमि है तो वो उनको दिलवाई जाएगी। ये निर्णय मुझे स्वीकार है। उम्मीद नहीं, पूरा पक्का है कि सीमा ज्ञान के बाद पुजारी जी को मंदिर की जमीन मिलेगी और जो छात्रावास की जमीन है वो उनके पास रहेगी। ना कोई विवाद है, ये तो बात का बतंगड़ बनाया गया है। इनके साथ अभद्रता नहीं होती तो ये मामला ही नहीं होता। और अब बात करते हैं जोधपुर में रह रहे पाक विस्थापितों की, जो दिल्ली से आधार कार्ड को निष्क्रिय करने के नोटिस मिलने के बाद से मुश्किल में है। हाथों में भारत सरकार की ओर से मिले नोटिस लेकर खड़े ये लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर हिंदुस्तान आए हिंदू परिवार के लोग हैं, जो इन दिनों जोधपुर के अलग अलग इलाकों में बनी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। दरअसल इन लोगों के पास जो आधार कार्ड है उसे लेकर भारत सरकार ने इन्हें नोटिस भेजा है कि ये आधार कार्ड गलत तरीके से बनाए गए हैं और अगर 21 दिनों में उन्होंने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उनका आधार डीएक्टिव हो जाएगा।
पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आए पाक विस्थापितों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब आधार के निष्क्रिय होने का एक नोटिस तकरीबन जोधपुर में रह रहे 300 से अधिक पाक विस्थापितों को मिले हैं। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया है कि यह आधार। और जयपुर से एक बड़ी खबर है, कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियां का दौर जारी है। 47 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर जारी है। देखिए, कुछ ही दिनों पहले रंधावा ने कहा था जल्द ही संगठनात्मक नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी। उसके कुछ वक्त के बाद पहली लिस्ट जारी हुई, फिर दूसरी और अब ये तीसरी लिस्ट जारी की गई है। महसूस हो रहा है कि पहले फेज में ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में 47 और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई हैं। अब कुल मिलाकर किस तरह की स्थितियां दिग्गजों के अंडर में आने वाले क्षेत्रों में बन रही हैं, ये कुछ देर में स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल ये जान लीजिए कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 47 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। और देखिए, जैसे कि बीते कुछ समय से हमने देखा है, पीसीसी चीफ इस तरह की लिस्ट जारी करते हैं, आदेश निकालते हैं, उसके बाद ट्वीट कर सभी जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद जताते हैं कि ये पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। बहरहाल ये बड़ी खबर है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। 47 और ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर कांग्रेस ने ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। तो ये बड़ी खबर, कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर जारी है और इसी कड़ी में 47 और ब्लॉकों के अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब भी कुछ ब्लॉक्स बचे हैं जहां पर नियुक्तियां की जानी बाकी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन से। सचिन, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस में अब जो नियुक्तियों का दौर है वो कई दिनों बाद अब दोबारा से शुरू हुआ है। कुछ दिनों का गैप जरूर था, लेकिन अब आप देखिए कि 47 ब्लॉकों की नियुक्ति कर दी गई है। तकरीबन 235 जो है ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां हो गई है 400 में से, लेकिन अभी भी 165 बाकी हैं। और दूसरी लिस्ट में जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो अभी भी यह है कि जो मंत्री महेश जोशी है उनके यहाँ पे जयपुर में नियुक्तियां नहीं हुई है। शांति धारीवाल के यहाँ नियुक्तियां कर दी गई है, कोटा नॉर्थ से विधायक हैं, उनकी विधानसभा क्षेत्र में दोनों नियुक्तियां कर दी गई हैं। लेकिन महेश जोशी जो है उनकी अभी भी नियुक्तियां नहीं हो पाई है। जयपुर में केवल 2 नाम आए। किशन पोल से भी एक विधानसभा में 2 ब्लॉक बनते हैं, एक ब्लॉक की नियुक्ति हुई है। कोटपुतली में दोनों नियुक्तियां कर दी गई, एक पहले की गई थी और एक अब कर दी गई है। लेकिन अभी भी क्योंकि जिस तरह से टुकड़ों में लिस्ट आ रही है ब्लॉक अध्यक्षों की, देखिए ब्लॉक सबसे नीचे की कड़ी होती है, इससे नीचे मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां पहली बार कांग्रेस में होगी। लेकिन अगर अभी तक के संगठनात्मक ढांचे को देखा जाए तो ब्लॉक जो है वो सबसे छोटी इकाई कांग्रेस में अब तक होती थी। इसी बार घोषणा की गई कि मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां की जाएंगी, उसमें अभी समय लगना बाकी है। लेकिन जिस तरह से नियुक्तियां हो रही वो छोटी छोटी लिस्टें आ रही, पहले 100 की लिस्ट आई, उसके बाद 88 और अब 47। धीरे धीरे देख रहे हैं कि अब आधी हो गई पहले की तुलना में देखी जाए, जबकि होना ये चाहिए था। उम्मीद ये की जा रही थी कि अब बम्पर या जंबो लिस्ट आएगी और सबको शामिल कर दिया जाएगा। तो इन लिस्टों का जो तरीका है आने का, जितनी टुकड़ों में लिस्ट आ रही उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस के अंदर कितनी इस समय भी जो विरोध है, फुटअव्वल है, ये किस हद तक चल रही है। एक ब्लॉक में नियुक्ति करने के लिए 2 लिस्टों का इंतजार करना पड़ता है, यानी ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त करवाने के लिए भी नेता जो है वो पूरा जोर लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्लॉक का मतलब सीधे तौर पर है कि जिसका ब्लॉक अध्यक्ष बनेगा वो कैंडिडेट आने वाले समय में चुनाव लड़ेगा। प्रताप सिंह खाचरियावास सिविल लाइन से पहले लिस्ट में अपने नाम शामिल करवा चुके हैं, यानी ये मान के चला जा रहा है कि प्रताप सिंह खाचरियावास अब सिविल लाइन से चुनाव लड़ेंगे। पुष्पेंद्र भारद्वाज है, वो सांगनेर विधानसभा से क्षेत्र से चुनाव हार गए थे, लेकिन दोनों ब्लॉक वो अपने बनवा चुके हैं। वो स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि वो अपने यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखिए मालवीय नगर अर्चना शर्मा बहुत कम वोटों से हारी थी चुनाव, उनके यहाँ पर बहुत ज्यादा विरोध है। बताया जा रहा है कि राजीव अरोड़ा चाहते हैं कि एक ब्लॉक उनको दिया जाए। देखिए स्वप्निल, ब्लॉक अध्यक्ष जो होता है वो एक रिपोर्ट देता है जब टिकट बंटवारा होता है।
तो ऐसे में हर उम्मीदवार, हर विधायक चाहता है कि ब्लॉक अध्यक्ष जो है वो उसकी पसंद का बने, जिससे कि जब वो अपनी उम्मीदवारी करे टिकटों की, तो जब ब्लॉक की रिपोर्ट जाए तो उसके लिए बेहतर जाए, उसके पक्ष में जाए। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जितने भी उम्मीदवार हैं जो कि किसी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी रखते हैं, वो चाहते हैं कि कम से कम उनकी पसंद का एक ब्लॉक अध्यक्ष हो। यही वजह है कि जयपुर जैसे जिले के अंदर, जयपुर राजधानी के अंदर जो है 19 विधानसभा सीटों में से अभी भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। तो अपने आप में ये जो स्थिति आने वाले समय में बेहतर नहीं होगी। हालांकि जब आधिकारिक रूप से आप किसी भी नेता से बात करेंगे तो यही कहेंगे कि संगठनात्मक नियुक्तियां हैं, ब्लॉक अध्यक्ष फेज 1 है संगठनात्मक नियुक्तियों का, और वो फेज 1 अभी 3 बार में भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी तो फिर ये कितना भी लंबा चल सकता है? देखिए, बहुत लंबा चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान है। 28 दिसंबर को जब अधिवेशन हुआ था जयपुर के अंदर, तो खुद पीसीसी चीफ ने बात कही थी कि 26 जनवरी से पहले संगठनात्मक नियुक्तियां कर दी जानी चाहिए। अब देखिए, ब्लॉक अध्यक्षों की जो नियुक्तियां हैं, जिसको लेकर हम और आप इतनी बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा पद नहीं है। ये जिला अध्यक्ष जो है उसकी सहमति से पीसीसी इसकी नियुक्ति करती है। लेकिन अभी तो ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट ही कांग्रेस पूरी तरह से नहीं निकाल पा रही। जिला अध्यक्षों में तो जो स्थिति होगी उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक दृष्टि से 42 जिले हैं, जिसमें से 13 की नियुक्तियां हो गई थी, लेकिन 5 जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा था उदयपुर डिक्लेरेशन की वजह से, क्योंकि वो लगातार 5 साल उस पद पर रह चुके थे। तो अब आप ये देख लीजिए कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में क्या स्थिति होगी। ब्लॉक अध्यक्ष तो जिला अध्यक्ष की मर्जी से बनाया जाता है। हालांकि लोग कहते हैं कि निर्वाचन हुआ है, इनके चुनाव हुए हैं, लेकिन सारे काम सर्वसम्मति से हो रहे हैं। तो जिला अध्यक्ष में कितनी सर फुटबॉल कांग्रेस में होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। जब आप ब्लॉक जैसी छोटी इकाई नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद आपको मंडल में जाना है, आप बीजेपी से तुलना अपनी कर रहे हैं, आपने बीजेपी की तर्ज पर मंडल अध्यक्ष बनाने की कोशिश। चलिए, शुक्रिया सचिन। फिलहाल